जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। कक्षा 12 की भारत लोक अर्थव्यवस्था का पहला पाठ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या के वितरण से क्या तात्पर्य है और घनत्व क्या है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी। इस प्रेजेंटेशन में पहला है जनसंख्या। किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस देश की जनसंख्या कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि ऐसा अनुमान है कि 2020 तक 130 करोड़ से अधिक हो जाएगी। भारत की जनसंख्या विश्व में चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक है। जनगणना, जनगणना कहते किसे हैं? जनगणना अर्थात लोगों को गिनने का कार्य। यह कार्य प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के निरीक्षण में हुई। इसे ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना माना जाता है। पहली क्रमबद्ध जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में संपन्न हुई। इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य होता रहता है। जनसंख्या का वितरण, वितरण से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या मानचित्र में किस तरह फैली हुई है, अर्थात किस क्षेत्र में कितने कितने लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह वितरण बहुत ही असम है। असम से मतलब कि समानता नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। जनसंख्या के असमान वितरण के कारक कौन सी हैं? वो कौन सी वजह हैं, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है। इन कारकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक में भूविन्यास पहला है, दूसरा है जलवायु और तीसरा है जल। भूविन्यास से तात्पर्य है कि जमीन का विन्यास किस तरह का है, जमीन उपजाऊ है, अनुपजाऊ है। अगर किसी स्थान की जमीन, मिट्टी उपजाऊ होगी तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, और अनुपजाऊ क्षेत्र में हमेशा से ही कम लोग निवास करते हैं। ये प्रमुख कारक है जो किसी स्थान की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगर जमीन असमतल होगी तो उस क्षेत्र में भी कम लोग निवास करते हैं, और समतल भूमि हो तो समतल क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं जबकि मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक जलवायु है। उन क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु मनुष्य के अनुकूल है अधिक लोग निवास करते हैं, और जिन क्षेत्रों में जलवायु विषम होती है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। यही कारण है कि उच्च शीत वाले क्षेत्र या उच्च ताप वाले क्षेत्र, दोनों ही जगह में जनसंख्या का वितरण कम होता है। मॉडरेट जलवायु जो है वहाँ पे लोग अधिक निवास करते हैं। तीसरा जल, यह मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक बहुत प्रमुख कारक है। कहा भी गया है बिन पानी सब सून। जिस जगह में जल की उपलब्धता नहीं होती या कम होती है उस जगह मनुष्य निवास करना पसंद नहीं करता, और क्योंकि उसकी बहुत दैनिक आवश्यकता के लिए जल एक नितांत आवश्यक और जरूरी संसाधन है।
जिस स्थान में प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है वहाँ अधिक लोग निवास करते हैं, और जिस स्थान पर जल की कमी होती है वहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। यही कारण है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो नदी घाटियों के समीप पैदा हुई है। दूसरा कारण आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक। किसी स्थान के लोगों में, किसी स्थान में लोगों की अधिक जनसंख्या होने का कारण उस क्षेत्र का आर्थिक रूप से विकसित होना है। जिन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अधिक होती हैं उन क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करना पसंद करते हैं। जब जब आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों में पहला स्थायी कृषि। स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि का विकास। कृषि के विकास ने भी मनुष्य के एक स्थान पर एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया। स्थायी कृषि होने से मनुष्य एक जगह पर रहना शुरू हुआ। अगर किसी क्षेत्र में कृषि का विकास अच्छा होता है तो उस क्षेत्र में अधिक लोग निवास करना पसंद करते हैं। ये कृषि का जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है परिवहन जल तंत्र का विकास। अगर परिवहन क्षेत्र का विकास अच्छा हो, जल तंत्र का विकास अच्छा हो तो उस क्षेत्र में भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। यूरोपीय क्षेत्रों में यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में नदी तंत्र अधिक विकसित है उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो क्षेत्र अपना भी उद्योग धंधों के लिए सस्ता संसाधन नदी तंत्र के रूप में उपलब्ध कराते हैं। परिवहन क्षेत्र भी किसी जगह पर उद्योग धंधों को विकसित करने में, उस क्षेत्र के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जिस क्षेत्र में परिवहन तंत्र अच्छा होता है या जल तंत्र अच्छा होता है उस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला कारण है औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण उद्योग धंधों के विकास को कहा जा सकता है। जिस क्षेत्र में उद्योग धंधों का जाल बिछा होगा, जिस क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास हुआ होगा उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के भरण पोषण वहाँ पर आसानी से हो सकता है। नगरीकरण एक नवीन प्रवृत्ति है जो नगरों के विकास से संबंधित है। नगरों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जो बड़ी संख्या में प्रवास हुआ उसके वजह से उद्योग धंधों का विकास हुआ, और जिससे नगरीकरण की प्रवृत्ति और तेजी से बढ़ी। इस कारण भी किसी क्षेत्र में जनसंख्या एक्यूमुलेट होती है, एकत्रीकरण होता है उसका, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या जहाँ से हटती है वहाँ पे उसकी कमी होती है। ये भी वितरण को असमान करने के प्रमुख एक फैक्टर है। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या से। जो प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं उसको हम उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अगर परिकलित करना है तो उसे निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व बराबर देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को अगर हम किसी देश या स्थान विशेष के कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर देते हैं तो हमें उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में जनगणना हुई उसमें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1951 में यही देश का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह जनसंख्या घनत्व 50 वर्ष में लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। 2001 की जनगणना में यह 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता भी पाई जाती है। अलग अलग राज्यों में जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। जनसंख्या घनत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक शुद्ध नाप नहीं है। उसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण घनत्व भी हैं जिन पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। पहला है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में किसे शामिल करते हैं? अकृषि योग्य भूमि को छोड़कर, जो कृषि के लायक नहीं है उस जमीन को अगर छोड़ दिया जाए, यदि जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है तो इसे कायिक घनत्व कहते हैं। यह फिर भी एक अधिक शुद्ध नाप है। कायिक घनत्व
को निम्नलिखित सूत्र से परिकलित कर सकते हैं। कायिक घनत्व बराबर स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को स्थान विशेष का निबल कृषि क्षेत्र, इससे अगर विभाजित करें तो हमें कायिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। एक और शुद्ध नाम है कृषि घनत्व। प्रति इकाई कृषिगत भूमि पर कृषि में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो भूमि है कृषि के लायक, उसमें कितने लोग कृषि में कार्य कर रहे हैं उससे अगर विभाजित कर दिया जाए तो हमें कृषि घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं जो पाठ से इतर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जनसंख्या के संदर्भ में। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, 3 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 2011 के आंकड़ों में 19.98 करोड़, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ और बिहार में 10.40 करोड़। इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य लाख में, जनसंख्या जो है लाख में प्रदर्शित की गई है, सिक्किम में है 6.10 लाख, मिजोरम में 10.97 लाख, अरुणाचल प्रदेश में 13.83 लाख। इसी तरह सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार 61.8%, अरुणाचल 65.4% और राजस्थान 66.1%।